गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी, राम राम। सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। थोड़ा सा क्लास डिले हो गई क्योंकि क्लास शो नहीं हो रही थी ऐप में ना। आ जाइए सभी लोग। क्योंकि ऐप में जो है क्लास शो नहीं हो रही थी, अब होने लगी होगी शो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक सर्किट कल हमने पढ़ा था। कल परमेबिलिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि परमेबिलिटी क्या है, किस तरीके से काम करती है। हाँ जी, आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग अखिलेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए हेडिंग डालिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो यहाँ पर हम ये सीखेंगे इस वाले लेक्चर में कि आपके पास में जो विद्युत अननोन पे आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। दो तरीके से इंड्यूस्ड होता है। एक तो होता है सेल्फ और एक होता है म्यूचुअल। दोनों की बात करेंगे क्योंकि हमें जो है आपके पास में चाहे मोटर पड़े चाहे जनरेटर, ठीक है। अगर हम डीसी मोटर पढ़ेंगे तब भी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, हम जनरेटर पढ़ेंगे तब भी हमें इंड्यूस्ड, डीसी मशीन पढ़ेंगे तब भी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। हम चाहे सिंक्रोनस पढ़ें तब में ही हमको ये मिलेगा, चाहे हम ट्रांसफार्मर पढ़ें। तो उसके पहले ही हम चीज़ों को देख लेते हैं कि हमें क्या 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 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आपके पास में सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले बच्चे, सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एंड, देखो सेल्फ इंडक्टेंस को हम बोलते हैं स्वप्रेरक, स्वप्रेरकत्व। और म्यूचुअल इंडक्टेंस को बोलते हैं हम आपके पास में अन्योन। ठीक, इसको बोला जाता है स्वप्रेरण, बोला जाता है, और अन्योन प्रेरकत्व, और अन्योन प्रेरकत्व। यही बोला जाता है हिंदी में ना, अन्योन और अन्योन। और
प्रेरकत्व। देख लीजिएगा एक बार आपके पास में, तो हिंदी में ही बोला जाता है अन्योन प्रेरकत्व, है ना, और आपके पास में प्रेरकत्व, ये दोनों बातों को समझते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल और सेल्फ की, तो म्यूचुअल और सेल्फ में क्या, जरा इन दोनों को समझना पड़ेगा हमको बहुत अच्छे से। देखो अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है इसको सीखने के लिए कि हम एक कोर लें, उस कोर के ऊपर हम बाइंडिंग करें, और बाइंडिंग करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हम उसमें एक वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज देने के बाद क्या क्या उसमें होता है, ये सारी चीज़ें उसको समझते हैं। देखो जैसे मान लीजिए मैंने एक कोर ली, ठीक, मैं इसको ट्रांसफार्मर नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी कोर कह रहा हूँ, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, सेम कंडीशन जो जो चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ सेम आपके ट्रांसफार्मर में भी वही होता है। यहाँ पर मैंने एक कोर ली, ठीक, इसके ऊपर मैंने एक बाइंडिंग की, रैपिंग की। अब जरा ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी पूरी बातों को। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या की है, रैपिंग की, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैंने एक कॉइल ले ली, इस कॉइल में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपके पास में यहाँ पर आप कोई वोल्टेज दोगे, क्या दोगे, यहाँ पर आप कोई वोल्टेज दोगे, जाहिर सी बात है ये आपके पास में प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, ये भी प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। ठीक, यहाँ पर आपने कोई वोल्टेज दिया, यहाँ से एक करंट जाएगी आई, आई बराबर ध्यान से सुनिएगा, आई एम साइन ओमेगा टी, मेरे पास में ये वाली करंट है। ठीक, आई एम साइन ओमेगा टी करंट जा रही है। ठीक, आपके पास में इसमें टर्नों की संख्या मैंने मान लिया कि N1 है, इसमें टर्नों की संख्या N2 है। ठीक बात है। यहाँ से आपके पास में जैसे ही आप करंट दोगे तो एक फ्लक्स आएगा, पूरी बात को मैं समझाता हूँ, एक फ्लक्स आएगा, एक फ्लक्स आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपके पास में ये हो गया फ्लक्स फाई, क्या हो गया ये फ्लक्स फाई बराबर यहाँ पर मिलेगा फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक बात है। अब जरा पूरी प्रक्रिया को समझना है हमको इसकी, अगर मुझे इसकी पूरी प्रक्रिया समझनी है तो दो तीन बातें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। ठीक है, कितनी बात सबको समझ में आ रही भाई? ये जो फ्लक्स है वो कैसा फ्लक्स है, हमेशा याद रखेंगे, वेरिंग फ्लक्स है। कैसा है, वेरिंग फ्लक्स, मैं इसको कह देता हूँ यहाँ पर वेरिंग, कैसा है, वेरिंग फ्लक्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपने यहाँ पर देखो फिर वही पूरी कहानी पुरानी वाली, पुरानी कहानी जरा ध्यान से सुनिए। तुमने यहाँ पर क्या दिया, वोल्टेज दिया, वोल्टेज के कारण क्या आई, करंट आई, करंट के कारण एमएमएफ आया, एमएमएफ के कारण एक फ्लक्स आएगा, इस फ्लक्स के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इसमें रेट ऑफ चेंज आपके पास में रेट ऑफ चेंज होगा, आपके पास में ये टाइम के सापेक्ष में परिवर्तन होगा, जिससे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है, आपके पास में ये मैंने मान लिया कि किसी ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी साइड है और ये है आपके पास में सेकेंडरी साइड। ठीक, क्या है, सेकेंडरी साइड। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इसमें जब करंट दी, करंट के कारण आप वोल्टेज के कारण करंट आया, करंट के कारण एमएमएफ आया, एमएमएफ के कारण फ्लक्स आया, फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा,
और यहाँ पर प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा E1 ऑफ टी। अभी आगे मैं इसको प्रूव करूंगा। इसमें जो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा E1 ऑफ टी। आपके पास में जिसको मैं कह रहा हूं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको मैं कह रहा हूं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या कह रहा हूं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपके पास में जो फ्लक्स यहां पर आपके पास में प्रोड्यूस हुआ है कॉइल नंबर 1 में, वो कॉइल नंबर 2 से क्या है, लिंक है। कॉइल नंबर 1 में जो प्रोड्यूस हुआ है वो कॉइल नंबर 2 से लिंक है। आपके पास में अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो आपके पास में इसके परिवर्तन के कारण इसमें भी परिवर्तन होगा, और जब इसमें भी परिवर्तन होगा तो आपके पास में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर भी मिलेगा जिसको हम कह रहे हैं E2T, और आपके पास में इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इतनी कहानी होती है आपकी। अब इन सब को हमको समझना, इतनी बात मुझे बताओ, अगर किसी को कोई बात समझ ना आई तो पूछो। बोलो, इतनी बात अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो पूछो मुझे, फिर मैं इसको एक तरफ रखता हूँ और इसकी पूरी कहानी को मैं फिर आपको एक बार समझाता हूँ। ये तो होगी एक बेसिक बात है कि मैंने तुम्हें बेसिक बात ये समझा दी। ये तो होगी एक बेसिक बात कि मैंने तुम्हें बेसिक बात समझाई इसकी, इस तरीके से इसमें हो रहा है। अब हमें इन टर्मों को समझना है, ठीक। जहां पर आप हमेशा याद रखोगे कि E1 क्या है, E1 जो है वो आपके पास में E1T क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। E2 क्या है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहां पर तुम एक एक बात को समझना मेरी, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अरे मुझे बताओ भाई, अगर नहीं कोई बात समझ आ रही तो पूछ लो। अब देखो E1T आया कैसे है, E1T आया कैसे होगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि E1T इस तरीके से आया कि E1T का मतलब ये है कि आपके पास में E1T का मतलब क्या है, आपके पास में इसमें फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये प्रोड्यूस हुआ होगा। आपके पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि N1 इंटू d∅dt, तभी तो आपके पास में ये उत्पन्न हुआ होगा। यही तो होता है E1T भाई साहब, आपके पास में यही तो होता है E1T। आपके पास में फ्लक्स लिंकेज, जो आपके पास में टर्नों की संख्या है और आपके पास में फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, वो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा म्यूचुअल, आपके पास में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब पूरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक कहानी को, मेरे शब्दों को पकड़ना। अगर तुम्हें समझ में ना आया तो एक बार मुझे टोकना भी, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अब देखो, बिल्कुल बेसिक से समझना। सबसे पहले आपने इसकी कॉइल में, यानी कि प्राइमरी साइड, आपने क्या अप्लाई किया, आपने कहा सर सबसे पहले हमने अप्लाई किया वोल्टेज। इस वोल्टेज के कारण क्या आई, तो आपने कहा सर करंट आई। कौन सी सर, I1। कौन सी करंट आई सर, I1 करंट आई, ठीक। यहां पर इसको I1 कर लो। कौन सी करंट आई, I1। इस I1 करंट के कारण क्या देखने को मिला, आपको MMF देखने को मिला। आपके पास में इस I1 करंट के कारण आपके पास में क्या आया, इसमें MMF आया। MMF का मतलब होता है आपके पास में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यानी कि N1 इंटू, बोलो MMF को क्या लिखोगे, MMF को क्या लिखते हो, N∅ होता है कि नहीं, बोलो क्या होता है, MMF होता है NI। MMF क्या होता है, N1 इंटू I1। इस MMF के कारण, इस MMF के कारण एक फ्लक्स आया होगा। क्या आया होगा, एक फ्लक्स आया होगा। क्या आया होगा, एक फ्लक्स आया होगा। इस MMF के कारण क्या आया होगा, एक फ्लक्स आया होगा। वो फ्लक्स क्या है आपके पास में, फाई ऑफ टी। क्या है, फाई ऑफ टी। फाई ऑफ टी का मतलब हो गया कि आपके पास में टाइम बेरिंग फ्लक्स होगा, वो लिखा है वहां पर बेरिंग फ्लक्स, टाइम बेरिंग फ्लक्स होगा। अब फ्लक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे MMF अपॉन रिलक्टेंस। क्या होगा, आप क्या कहेंगे, फ्लक्स बराबर MMF अपॉन रिलक्टेंस, यानी कि N इंटू I अपॉन S। यही तो होगा। मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने यहां पर एक वोल्टेज अप्लाई किया।
इस वोल्टेज के कारण करंट आई, करंट के कारण मेरे पास में एमएमएफ आया, एमएमएफ के कारण एक फ्लक्स आया। अब इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आपके पास में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? बोलो, आई मेरी बात समझ की नहीं? बोलो, आई बात समझ में? अरे यार बोल नहीं रहे तुम लोग, नहीं आई बात समझ, फिर से पूछ लो। अरे बोलोगे कि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, फिर मैं इसका फॉर्मूला प्रूव करूंगा। ये बेसिक बात है, ये बेसिक बात है कि हमने इसमें किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक, हेलो हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं भाई? अरे बोलोगे यार कि ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ रही है ना? अगर नहीं आ रही तो पूछ लेना मुझसे। अब जरा ध्यान से सुनना। अब देखो, इतनी ये बेसिक बात है हमारे पास में। अब हमें तो बात करनी है किसकी, अपने इस डायग्राम की। ठीक, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में जो फ्लक्स आएगा, जैसे आपके पास में करंट कितनी है, तो आपने करंट लिखी कि सर आई बराबर, मेरे पास में करंट कितनी है, आई एम साइन ओमेगा टी है करंट। आपके पास में फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हुआ, तो आपने कहा सर फाई बराबर, आपके पास में फ्लक्स आएगा एन आई अपॉन एस। तो हमारे पास में पहली वाली कॉइल में कितना फ्लक्स आएगा, तो आपके पास में फाई ऑफ टी बराबर, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, क्या एन वन इंटू आई वन अपॉन एस मतलब रिलक्टेंस, अभी मैं सबके फॉर्मूले भी लिखाऊंगा, एस मतलब रिलक्टेंस। इतना फ्लक्स आएगा, इतना फ्लक्स होगा आपके पास में, इतना फ्लक्स होगा कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, आई की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई वन की जगह आप क्या लिख सकते हो? तो आप कहेंगे सर आई वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे कि सर आई वन की जगह अगर मैं आपसे कहूं कि फाइव ऑफ टी बराबर, मैं आई वन की जगह क्या लिखूंगा, एन वन इंटू आई एम साइन ओमेगा टी लिखूंगा बटे एस लिखूंगा। भाई इतना ही तो फ्लक्स आएगा, इतना ही तो फ्लक्स आएगा, बोलो, इतना ही तो लिखेंगे हम इसको। या तो मैं क्या कहूं कि आपके पास में जो इसमें करंट जा रही है, इसको आप क्या मान लो, आपके पास में ये भी बेरिंग करंट होगी, यानी कि आपके पास में आई वन ऑफ टी। ठीक, आई वन ऑफ टी, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इस करंट को लिख सकता हूं मेरे भाई कितनी, आई वन मान लेता हूं, आई वन ऑफ टी, क्या मान लेता हूं, आई वन ऑफ टी। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास में मैं फाइव ऑफ टी बराबर क्या लिख सकता हूं, फाइव ऑफ टी बराबर एन वन आई वन ऑफ टी अपॉन इंटू एस, ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो भाई, ये लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मेरे भाई, इतना बताओ मुझे, लिख सकते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास में फ्लक्स आ गया कितना है, वैसे भी फ्लक्स आपके पास में एन आई अपॉन एस होता है, एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, यानी कि इस कॉइल में कितना फ्लक्स है आपके पास में, एन वन आई वन टी अपॉन एस है। इस फ्लक्स में आपके पास में, इस फ्लक्स के चेंज होने के कारण कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, वो है ई वन। क्या मैं, आप जानते हैं कि ई वन बराबर आपने क्या लिखा, आपने लिखा सर ई वन बराबर, ई वन ऑफ टी बराबर हम लिखते हैं आपके पास में कितना, एन वन डी फाइव बाई डी टी, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? फ्लक्स का मान मुझे पता है कितना आया, तो आपने कहा सर एन वन आई वन टी अपॉन एस आया। अब फाई की जगह अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं फाई की जगह ये लिख दूं कि मेरे पास में फाई की जगह अगर मैं इसको लिख दूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको उठाओ ई वन टी, और मुझे ये बताओ कि आपके पास में ये कितना आएगा, ये आपके पास में एन वन ही रहेगा। ठीक, डी अपॉन डी टी ज्यों का त्यों रहेगा, फाई की जगह क्या आ जाएगा, एन आई एन वन आई वन टी अपॉन एस, यही तो आएगा। मैंने वैल्यू तो रखी है,
यही तो आएगा मेरे भाई, यही तो आएगा, यही तो आएगा। मैं इसको फिर समझा दूंगा जिसको समझ में नहीं आएगा। अभी अभी देखो, इतना ही तो आएगा। अगर इतना आएगा तो मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा? तो E1 टी बराबर, अगर आपसे कहूं मैं, E1 टी बराबर आपके पास में इसको क्या लिख सकता हूं? N1 इंटू N1, N1 स्क्वेयर, क्या हो जाएगा? N1 स्क्वेयर। S को बाहर निकाल लूं तो ये आ जाएगा S, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? ये आ जाएगा D अपॉन डी टी ऑफ, कितना हो जाएगा आपके पास में? N1 इंटू I1, N1 इंटू I1 ऑफ टी, N1 इंटू I1 अपॉन टी, ये आएगा आपके पास, इतना आएगा। अब आपने अगर थोड़ा सा मैग्नेट पड़ी होगी, थोड़ी सी भी मैग्नेट पड़ी होगी, तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि L बराबर आपने देखा होगा N स्क्वायर अपॉन S होता है, यहां पर लिख लीजिएगा आपके पास में इंडक्टेंस बराबर L बराबर क्या होता है? N स्क्वायर अपॉन S होता है। मैं इसको अभी इन सब फॉर्मूले को लिखवाऊंगा मैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? L1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? L1 लिख सकता, अरे यार एक मिनट एक मिनट, हमने टी इसका गुणा तो करा ही दिया ना N1 का, तो यहाँ पर हम N1 नहीं लिखेंगे, इसमें केवल आएगा मेरे दोस्त आपके पास में I1 ऑफ टी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो आपके पास में, चूंकि हम जानते हैं L बराबर होता है N स्क्वायर अपॉन S, तो E1 टी बराबर आपके पास में क्या आएगा? L टी L, क्योंकि ये आपके पास में पहली वाली कॉइल का तो L1 आ जाएगा, टी अपॉन डी टी ऑफ I1 ऑफ टी। आपके पास में ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यही फॉर्मूला है आपके पास में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का, यही फॉर्मूला है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। देखो जरा ध्यान से सुनना, आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए लिया कि मेरे पास में कोई एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी में आपके पास में जाने वाली करंट I1 टी है, जिसका मान IM साइन ओमेगा टी है। आपके पास में करंट के कारण इसमें एक फ्लक्स क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। उस फ्लक्स के आप एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, उस एमएमएफ के कारण एक फ्लक्स आएगा। अगर इस फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज होगा, अगर इस फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उस फ्लक्स के परिवर्तन के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है E1 टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। उसका मान कितना होगा? तो मान बराबर, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले इसमें कितना फ्लक्स है, पहले वो देखते हैं। तो मेरे पास में फ्लक्स का मान कितना आया आपके पास में? N1 I1 टी अपॉन S। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जानता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर फैराडे के नियम के अनुसार N डी फाई बाई डी टी होता है, N डी फाई बाई डी टी होता है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे, यहां पर मैंने इसकी वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद में मेरे पास में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 टी बराबर L1 डी टी आई ऑफ टी, ठीक, I1 ऑफ टी आया। कितना आया? I1 ऑफ टी आया। क्या दोबारा आ गया? क्या दोबारा आ गया? स्क्वायर करने के बाद ये दोबारा आ गया, क्या दोबारा आ गया? क्या दोबारा आ गया लड़की? बताओ क्या दोबारा आ गया? कौन सा दोबारा आ गया? ये हो गया आपके पास में फलानी कहानी, ये पहली वाली कॉइल की कहानी होगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक इसके, मैं एक चार्ट अभी बनवाऊंगा लास्ट में। सर स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद, नहीं नहीं वो हटा दिया है हमने वहां से, अब तो नहीं है, मैंने हटा दिया उसको। चलो अब मुझे एक बात बताओ, तुमने L1 को कितना लिखा? देखो मेरी दो तीन बातें समझना, बेसिक बातें देखो। अब आप ये मत कहना सर आप बीच बीच में से बता रहे हो, बीच बीच में से नहीं बता रहा हूँ, जितनी हमें जरूरत है मैं उतनी फॉर्मूले, क्योंकि मैग्नेट तो पूरी बहुत बड़ी होती है, अब पूरी मैग्नेट तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आपको मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना मुझे आवश्यकता है आपको वहां पर, ठीक है। आपके पास में मैंने अभी यहाँ लिखा L1, अभी इसकी भी बात करेंगे, L1 की भी बात करूंगा मैं।
मैंने यहाँ पर लिखा L1, अभी सब की बात होगी L1 की। L1 बराबर मैंने आपको क्या बताया, आपने कहा सर N1 का स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस ऑफ S। ठीक, आपके पास में रिलक्टेंस कितना आ गया, S अपॉन, बताइए यही लिखेंगे। अब रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जरा मुझे ध्यान से सुनो। इसको मैं S को लिख दूं ताकि सबको याद रहे। S जो होता है प्यारे बच्चे रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, रिलक्टेंस होता है। आपके पास में S जो होता है वो रिलक्टेंस होता है, और S बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, आपके पास में S बराबर जिस तरीके से आपके पास में AC सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही आपके पास में मैग्नेटिक सर्किट में आपके पास में रिलक्टेंस होता है। वैसे ही आपके पास में मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। वैसे ही आपके पास में मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। आपके पास में आर बराबर आप क्या लिखते हो, रो एल अपॉन ए लिखते हो। आर बराबर रो एल अपॉन ए लिखते हो कि नहीं लिखते हो। अगर आप ये लिखते हो तो इसकी बात बताओ मुझे कि आपके पास में एस बराबर क्या आएगा, एस बराबर एल अपॉन म्यू ऑफ ए। एल अपॉन एस बराबर क्या आएगा, एल अपॉन म्यू ऑफ ए। एस बराबर क्या आएगा, म्यू अपॉन ए। ठीक, जहां पर आपके पास में एल जो है उस कंडक्टर या कॉइल की लंबाई है, म्यू जो है आप जानते हैं परमेबिलिटी है, ए जो है आपके पास में उस कोर का एरिया है। जहां पर आप जानते हैं कि आपके पास में म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब अगर हम बात करें यहां पर, अगर मैं इस वैल्यू को रखूं तो L1 बराबर क्या आएगा, L1 बराबर N1 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर अपॉन L अपॉन म्यू ऑफ ए, यही आएगा। हम इसको रखेंगे तो यही आएगा। अब मुझे एक बात बताओ ये जो है ऊपर पहुंचेंगे तो आपके पास में L1 बराबर क्या आ जाएगा, L1 बराबर आ जाएगा म्यू ऑफ ए इंटू N1 का स्क्वायर अपॉन एल अपॉन एल, यही आएगा, यही आएगा, बोलो यही आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये आएगा तो सबसे पहले ये बात बताइए मुझे, अगर ये आएगा तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि आपके पास में क्या आया। अब म्यू बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, L1 बराबर, यानी कि इंडक्टेंस बराबर L1 बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर ए ऑफ N1 का स्क्वायर अपॉन, ही आएगा, यही आएगा मेरे भाई, यही तो आएगा। चलिए यही आएगा। तो यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं पेपर में, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, कि एल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा एल का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखेंगे एल का फॉर्मूला होता है आपके पास में क्या, L1 बराबर म्यू नॉट म्यू आर ए N1 स्क्वायर अपॉन एल। कई बार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टर्नों की संख्या के स्क्वायर के। ठीक, या बन लगाओ या ना लगाओ, ये आपके पास में हमेशा, आप जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतने ज़्यादा आपके पास में इंडक्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा, जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का, आगे मैं सब कहानी लिंक करूँ। ये बताओ ये बात समझ आई कि नहीं। चलिए आई की जगह एस आएगा, ये आई थोड़ी है, एल है। अरे लड़की, इस एस का मान रखा है मैंने इसमें, एल अपॉन म्यू ए, ये एल है, एल आई नहीं है, ये एल, ये एल है। अरे ये एल है मेरे भाई, एल, आई नहीं है लड़की, ये एल है एल का मान रखा गया, देखो ये एल है, एल, एल है। तो आपके पास में ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आएगा, तो नीचे एल है, एल है, एल। ध्यान से देखो ये एल है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जरा इसको भी समझ लेते हैं कि सर इंडक्टेंस है क्या।
अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहीं पर इसको समझ लेते हैं कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सर एक बात बताओ यार, एक बात बताओ। ये तो बेसिक बातें हैं, देखो ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो मुझे इतनी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आप खुद ही समझ जाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो देखो L1 की अगर मैं बात करता हूँ, L1 की अगर मैं बात करता हूँ, L1 बराबर आपने क्या लिखा सर, N1 स्क्वायर अपॉन S, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है कोई बताएगा? MMF अपॉन, आपके पास में फाई बराबर क्या लिखते हो, फाई बराबर आप लिखते हो फ्लक्स बराबर MMF अपॉन S। ठीक, ये होता है रिलक्टेंस का आपके पास में फ्लक्स का एक फॉर्मूला, MMF अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, MMF अपॉन रिलक्टेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मुझे S की वैल्यू निकालनी है, S बराबर क्या लिखोगे सर, MMF अपॉन फाई लिखोगे, MMF अपॉन फाई लिखोगे। अब अगर मैं इसकी जगह, S की जगह MMF अपॉन फाई लिख देता हूँ, MMF अपॉन क्या लिख देता हूँ, फाई लिख देता हूँ, तब आपके पास में क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ L1 की जगह अब मैं क्या करूँ, L1 की जगह मैं क्या करूँ कि आपके पास में N1 स्क्वायर ज्यों का त्यों रहे, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, MMF अपॉन फाइव लिख दूँ। तो मुझे एक बात बताओ, L1 बराबर क्या आएगा, आपके पास में फाइव ऊपर जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा, फाइव क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, फाइव क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, N1 इंटू क्या आएगा, N1 इंटू फाइव, N1 का स्क्वायर इंटू फाइव अपॉन MMF आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप MMF बराबर आपने क्या लिखा, N इंटू आई होता है, MMF का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू आई होता है, बोलो क्या होता है, N इंटू आई होता है। L बराबर क्या आ जाएगा, MMF बराबर अभी पीछे बताया कि MMF बराबर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बराबर N इंटू आई होता है, N1 इंटू आई वन लिख दो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में क्या आएगा, N1 स्क्वायर इंटू पाई अपॉन आपके पास में N1 इंटू आई वन आएगा, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा ये, तो L1 बराबर क्या आ जाएगा, N1 पाई अपॉन आई वन आएगा। आपके पास में N इंटू फाई क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है भाई, आपके पास में साई बराबर क्या आ जाएगा, आपके पास में N फाई। तो आप मुझे एक बात बताओ कि L1 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, ये वन है तो फाई वन बटे आई वन आएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां से कह सकता हूं फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट इज नोन एज इंडक्टेंस, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट इज नोन एज इंडक्टेंस, क्या कह सकता हूं मैं इसको? आप कहेंगे यस सर कह सकते हो, बोलो कह सकते हो कि नहीं? आप यही तो कहोगे, आप यहां से क्या कह सकते हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास में मैं इसको कह सकता हूं कि फ्लक्स लिंकेज, आपने यहां पर जो लिखा है L1 बराबर वन बटे फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट इज नोन एज इंडक्टेंस, इज नोन एज, आप यही तो कहोगे, आप यही कह सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से अगर कोई बात समझ नहीं है तो पूछो, इसमें से अगर तुम्हें कोई भी बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो कि सर ये बात समझ नहीं। बताइए।
बताइए, अगर तुम्हें कोई बात समझ ना आई तो मुझसे पूछ सकते हो। बताइए। अब प्यारे बच्चों, बात आती है, ये तो था सेल्फ, कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है। अब बात आती है म्यूचुअल की। अब देखो, म्यूचुअल को भी समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता हूं, ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं, तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। अब आप देखेंगे, जरा ध्यान से सुनना पूरी बात। यहां पर आपने देखा कि सर, देखो ध्यान से सुनना, म्यूचुअल इंड्यूस्ड में यहां समझा देता हूं आपको। यहां पर जैसे मान लो ये कॉइल है, एक कॉइल ले रखी मैंने एक, और एक कॉइल ये ले रखी। तुमने इसमें करंट दी I1, ठीक है। आपके पास में इसमें फ्लक्स आया, ये फ्लक्स इससे लिंक हुआ। अब तुम जो है अगर इस करंट में कोई भी परिवर्तन करोगे, ठीक, तो आपके पास में फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसके फ्लक्स में परिवर्तन के कारण तो आ रहा E1, और आपके पास में ये फ्लक्स इस पे लिंक है, तो इसके परिवर्तन के कारण भी इसमें एक E2 आ रहा है, जिसको मैं कह रहा हूं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं जी? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा हूं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप मुझे एक बात बताओ, E2T, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि E2T इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? N2 डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। E2T बराबर N2 डी फाइव बाई डी टी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर मैं फाई का मान रखूँ, फाई का मान रखूँ, तो फाई का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर E2T, फाई का मान अगर मैं यहाँ पर रखूँ N2 इंटू फाई का मान अगर मैं रखूं, तो डी अपॉन डी टी। फ्लक्स तो एक ही है, अलग अलग फ्लक्स थोड़ी हुए, फ्लक्स होंगे एक भी। I1T होगा, ये फ्लक्स की प्राइमरी में I1T है। अरे यार, T1T नहीं होगा, वो I1T होगा, I1T होगा, I1T होगा। देखो, आपके पास में फ्लक्स तो जितना आपके पास में प्राइमरी में होगा, यानी कि कोर में सेम फ्लक्स है, कितना फ्लक्स है, तो आप कहेंगे कि सर फाई एम साइन ओमेगा टी फ्लक्स है। तो फ्लक्स में तो फ्लक्स तो चेंज होगा नहीं, अलग अलग फ्लक्स तो है नहीं, एक फ्लक्स से वही लिंक कर रहा है, वही क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लक्स को मैं क्या लिखूंगा, तो आप कहेंगे कि सर फ्लक्स बराबर आप लिख सकते हैं फाई बराबर एम एम एफ अपॉन एस। तो एम एम एफ क्या होगा? देखो बिल्कुल सेम वही, N1 I1 IM साइन ओमेगा टी अपॉन एस। इतना ही तो लिखोगे आप इतना ही तो लिखोगे, अपॉन एस, इतना ही तो लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब मुझे एक बात बताओ, इसको यहां ले आऊं, तो E2T बराबर N2 बटे इंटू N1 बटे एस, ठीक, डी अपॉन डी टी। ये क्या आएगा? IM साइन ओमेगा टी। और IM साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? I1 ऑफ टी के बराबर है। किसके बराबर है? I1T के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? E2T बराबर आपके पास में क्या आएगा? N2 N1 अपॉन एस ऑफ डी अपॉन डी टी। किसके बराबर? डी अपॉन डी टी। किसके बराबर है आपके पास में? डी अपॉन डी टी। आपके पास में बराबर है ये मेरे दोस्त किसके? आपके पास में I1T। किसके बराबर है? I1T। किसके बराबर है? I1T के। किसके बराबर है? I1T के।
इसके बराबर है I1T के। अगर मैं देखूं यहां पर, जैसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में आपने N1 स्क्वायर अपॉन S को L माना था, जिसको आप कह रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसे ही आपके पास में N1 देखो, N1 और N2 ये दर्शा रहे हैं आपको कि प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक कर रहा है आपके पास में, यानी कि टर्नों की संख्या बटे S, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू M, यानी कि इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर E2T बराबर आपके पास में M अपॉन S इंटू D अपॉन DT ऑफ I1 ऑफ T। देखो करंट भी सेम देखो, अब जरा ध्यान से सुनना, देखो म्यूचुअल क्यों कह रहे हैं? ओह, ये M आएगा। हम इसको म्यूचुअल क्यों कह रहे हैं? हम इसको म्यूचुअल इसलिए कह रहे हैं कि देखो, प्राइमरी की करंट की वजह से सेकेंडरी में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, हम उसको क्या करें? म्यूचुअल इंडक्टेंस करें। क्या गया जी? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या गया जी? देख लो, अगर किसी को कोई बात समझ नहीं है तो पूछो। बताइए। बोलो, आई बात समझ में? अब बनाइए, बताइए बताइए भैया जी। आई बात समझ? अरे भाई बोलोगे? बात समझ आई कि नहीं? अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे बोलो भाई, ये बात समझ आई कि नहीं? कि आपके पास में देखो, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, इससे आप थोड़ा सा वाकिफ हो गए होंगे। जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बात समझ आ जाएगी कि सर प्राइमरी में क्या होता है और सेकेंडरी में क्या होता है। अब दरअसल कपलिंग कोफिशिएंट की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं दो बातें, क्योंकि दो कॉयल हैं, दोनों कॉयल एक दूसरे से आपने मैग्नेटिकली रूप से जोड़ी थी, तो आपकी प्राइमरी कॉइल का अगर मैं बात करूं L1 की, कि L1 जो है आपने क्या लिखा? N1 का स्क्वायर बटे S रिलक्टेंस। आपने कहा कि ये प्राइमरी वाइंडिंग में आपके पास में सेल्फ इंडक्टेंस है। प्राइमरी वाइंडिंग का क्या है? ये सेल्फ इंडक्टेंस है। ये क्या है आपके पास में? सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि तो प्रेरकत्व है आपके पास में प्राइमरी वाइंडिंग का। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये L1 क्या है, तो आप यही तो कहेंगे कि सर ये L1 जो है आपके पास में इस प्राइमरी वाइंडिंग में, आपके पास में ये इस कॉइल की प्राइमरी वाइंडिंग का सेल्फ इंडक्टेंस है। इस कॉइल का अभी फिलहाल में इस कॉइल का प्राइमरी वाइंडिंग का क्या है?
सेल्फ इंडक्टेंस है। अच्छा सर, ये क्या है? आप कहेंगे कि सर ये जो है आपके पास में, ये जो है क्या है आपके पास में, ये जो है आपके पास में क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस है किसका? प्राइमरी वाइंडिंग का या प्राइमरी साइड का। ठीक, क्या है? प्राइमरी साइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंडरी साइड का भी तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा भाई। ये म्यूचुअल तो तब आपके पास में म्यूचुअल तो हमने निकाला जब ये इसका फ्लक्स इससे लिंक कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से L1 बराबर N1 अपॉन एस होता है, यहां पर भी तो N2 अपॉन एस होगा भाई। इसका भी तो होगा, इस कॉइल का भी तो होगा। अब मुझे एक बात बताओ जैसे दो भाई हैं काम करने जा रहे हैं, देखो ये है पिताजी, ठीक, दो भाई हैं, इनका अगर मैंने कहा कि इसका 10 रुपए है तो ये भी तो काम कर रहा था, तो इसके पास भी तो 5-10 रुपए, इसके पास भी तो मान लीजिए ये भी 10 रुपए, पिताजी के पास 50 रुपए है, तो ये तो इन दोनों का म्यूचुअल है, ये तो इन दोनों का म्यूचुअल है, लेकिन आपके पास में इसका स्वयं का और इसका भी स्वयं का तो होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में L2 की बात करूं तो L2 को भी आप ऐसे तो लिख सकते हो, L2 बराबर आप क्या लिखोगे? N2 का स्क्वायर अपॉन एस, N2 का स्क्वायर अपॉन एस, N2 का स्क्वायर अपॉन एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरफ? सेकेंडरी साइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरफ? यह सेकेंडरी साइड। अब अगर मैं आपसे कहूं आपके पास में इसको मैं मान लूं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लूं मैं समीकरण नंबर 2। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं आपसे कहूं इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 का मैं मल्टीप्लाई कराऊं, इक्वेशन 1 और 2 का मैं मल्टीप्लाई कराऊं तब क्या आएगा? इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई कराऊं, आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में यहां पर अगर इक्वेशन 1 और 2 का यानी कि इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 बराबर, अगर मैं आपसे कहूं लिखूं यहां पर इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो आपके पास में क्या आएगा? L1 इंटू L2 बराबर आपके पास में क्या आएगा? N1 का स्क्वायर बटे एस इंटू N2 का स्क्वायर। यही तो आएगा, यही तो आएगा। यही तो आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ L1 इंटू L2 बराबर N1 इंटू N2 बटे एस का होल स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, N1 इंटू N1 इंटू N2 बटे एस को हमने क्या लिखा था? म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखा था। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको क्या लिखा था? मैंने इसको क्या लिखा था? आपके पास में L1 L2 बराबर, मैंने इसको लिखा था M का, M बराबर कितना आ गया? M बराबर आ गया था आपके L1 इंटू L2, क्या गया था? ठीक इतना आएगा। अब यहाँ पर एक के भी आएगा जिसको हम बोलते हैं कपलिंग कॉफिशिएंट। तो M बराबर आपके पास में यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा M बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा? M बराबर के ऑफ अंडर रूट में L1 इंटू L2। ठीक,
तो आपके पास में M है म्यूचुअल इंडक्टेंस, L1 L2 है सेल्फ इंडक्टेंस, K है कपलिंग कोफिशिएंट। अगर हम बात करते हैं K की, K को बोलते हैं कपलिंग, कपलिंग कोफिशिएंट, कपलिंग कोफिशिएंट। कपलिंग कोफिशिएंट का मान जो होता है, हमेशा याद रखेंगे कि K का मान हमेशा 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है, 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है, 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि K, यदि मैं आपसे कहूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि K, अगर आपके पास में K का मान 1 के बराबर है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कपलिंग। यदि K का मान किसके बराबर है, लेस देन ग्रेटर देन 1 है, इसको बोलते हैं ओवर कपलिंग। देखो फ्लक्स से जुड़ने जुड़ने आपके पास जब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लक्स से जुड़ती है, उसको बोलते हैं कपलिंग। और ये कपलिंग कोफिशिएंट यदि K का मान 1 से ज्यादा, तो इसको बोलते हैं ओवर कपलिंग। क्या बोलते हैं, ओवर कपलिंग। ठीक, यदि K का मान 1 से कम है, तो इसको बोलते हैं लूज कपलिंग। चलो जी, इसमें बताइए कोई बात समझ ना आई हो, इसमें बताइए कोई बात समझ ना आई हो। हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, बताइए अगर कोई बात समझ ना आई तो पूछ। आ गई है, शानदार।
आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ तक आपके पास में चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम एनालॉजी के रूप में पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट में अंतर समझेंगे। अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो यार तुम लोग, सो रहे हो क्या, नींद में रहते हो क्या? चलो, फाइनल दो तीन चीज़ों को मैं समझाता हूँ आपको, और जो छूट गई हैं। देखो इधर उधर हो सकता है लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं। देखो आपके पास में मैंने यहाँ पर आपको कल मैंने जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था इधर। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर कुछ बातें समझाता हूँ मैं, इनको समझते रहिएगा, ठीक है? हेडिंग लिखिएगा एमएमएफ। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एमएमएफ, देखो जो बातें यहाँ पर हुई मैंने कहा था मैं सबको पढ़ाता हूँ। जैसे एमएमएफ की बात हुई यहाँ पर कॉइल कि सर एमएमएफ क्या है, एमएमएफ क्या है बताओ जरा। एमएमएफ की अगर बात हुई तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। सबसे पहले तो आप इसको क्या बोलोगे, तो आप कहोगे कि सर इसका नाम होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोटिव, मोटिव फोर्स। ठीक, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इसका ये नाम होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है क्या, तो आप कहेंगे आपके पास में इट इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं होता है, इट इज अ वर्क डन। मतलब आपके पास में कितना काम किया गया है, वर्क डन होता है, ये किया गया कार्य आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र में किया गया कार्य। तो आप क्या कहेंगे? इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स, नॉट अ फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ वर्क डन, इट इज अ वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? ये आपके पास में क्या होता है? वर्क डन होता है, इट इज अ वर्क डन। क्या होता है? इट इज अ वर्क डन। अगर हम एमएमएफ की बात करते हैं, अगर हम एमएमएफ की बात करते हैं तो एमएमएफ बराबर आप क्या लिखोगे? जैसे मान लो आपके पास में कोई एक कॉइल है, इस आपके पास में कोई एक कोर है, इस कोर के ऊपर अगर मैं रैपिंग कर दूं, इस कोर के ऊपर मैं अगर रैपिंग कर दूं इस तरीके से, आपके पास में इस कोर के ऊपर मैं रैपिंग कर दूं, आपके पास में इस कोर के ऊपर मैंने मान लीजिए इस तरीके से रैपिंग कर दी, इस कोर के ऊपर मैंने इस तरीके से रैपिंग कर दी, ये जो है आपके पास में अगर हम बात करें तो यहाँ से जाने वाली करंट आई ऑफ टी, इसमें टर्नों की संख्या एन। ठीक, अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एमएमएफ, तो एमएमएफ बराबर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। एमएमएफ बराबर आप क्या लिखोगे? तो आप क्या कहोगे कि सर अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज द एमएमएफ, तो एमएमएफ बराबर आप क्या लिखोगे? आपके पास में नंबर ऑफ टर्न, यानी कि नंबर ऑफ टर्न इनटू, इनटू नंबर ऑफ टर्न इनटू, इनटू इनटू करंट, नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। एमएमएफ बराबर नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। आप क्या लिखोगे? एमएमएफ बराबर नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। यानी कि आपके पास में एमएमएफ का फॉर्मूला यहां से निकल के आता है मेरे दोस्त, एन इंटू आई। और अगर कोई इसके मात्रक की बात करता है, एन इंटू आई, यदि कोई इसके मात्रक की बात करता है, यदि कोई इसके मात्रक की बात करता है तो मात्रक क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ से आपका मात्रक जो होगा, इसकी यूनिट जो होती है वो यूनिट होती है एम्पियर टर्न। ये क्या होगी? एम्पियर टर्न। चलिए आगे बढ़े। अब देखो
अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है ईएमएफ। ईएमएफ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम बात करें कि हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपके पास में ये जो होता है, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। आपके पास में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि आप इसका फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो? आप इसके फॉर्मूले को लिखते हो वर्क डन, यानी कि डी डब्ल्यू बटे डी क्यू आप लिखते हो। आपके पास में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में अगर हम एनालॉजी देखें, अगर हम इनकी समरूपता देखें, तो समरूपता में एमएमएफ जो होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है समरूपता में। यानी कि आपके पास में, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो समरूपता की अगर मैं बात करता हूँ, तो समरूपता अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो आप कहोगे कि एमएमएफ जो है, एमएमएफ की एनालॉजी जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो आप कहेंगे सर ईएमएफ के बराबर। बराबर होती है इसके बराबर। बोलो, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई आपको? ये बात समझ आई भाई? अब आ जाओ रिलक्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर आ जाओ? रिलक्टेंस के ऊपर। अब बात करते हैं दूसरी। अब जैसे हमने वहां पर आपसे रिलक्टेंस शब्द का इस्तेमाल कराया कि सर रिलक्टेंस शब्द क्या है, तो जब मैंने वहां पर आपसे रिलक्टेंस शब्द के बारे में बताया, रिलक्टेंस शब्द क्या, अगर हम रिलक्टेंस की बात करते हैं, व्हाट इज द रिलक्टेंस, अगर हम रिलक्टेंस की बात करते हैं तो रिलक्टेंस को आपके पास में जिस तरीके से रेजिस्टेंस होता है वैसे ही यहाँ पर रिलक्टेंस होता है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात है? रिलक्टेंस को हम किससे लिख सकते हैं? एस से। अब देखो, रिलक्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो रिलक्टेंस को समझने से पहले आपको रेजिस्टेंस को समझना होगा। ठीक, रिलक्टेंस को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा? रेजिस्टेंस को समझ। जैसे मान लो आपके पास में, मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करता हूँ सबसे। जैसे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आप रेजिस्टेंस समझो। आप सबसे पहले रेजिस्टेंस समझो कि सर रेजिस्टेंस क्या है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस है क्या, तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से। डिनोट करते हैं आर से। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। आर से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को हम किससे? आर से डिनोट करते हैं। अब रेजिस्टेंस बराबर आप सभी लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई अगर मेरे पास में कंडक्टर है, कंडक्टर ले लेते हैं। छोटी सी बात समझाता हूँ आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई एक कंडक्टर है, ये हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर की लंबाई एल है। ठीक, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। यहाँ से जाने वाली करंट कोई आई है, और ये है आपके पास में इसकी मटेरियल का
बना होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि अपोजिशन ऑफर्ड ऑफ फ्लो ऑफ करंट, आप यही तो लिखते हो। आपके पास में क्या होता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को फ्लक्स आप क्या कहते हो, आप रेजिस्टेंस कहते हो, यानी कि अपोजिशन ऑफर्ड, अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट, यानी कि अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट, यानी कि धारा के मार्ग में अगर ये क्या करता है, आपके पास में अवरोध उत्पन्न करता है, तो हम उसको फ्लक्स कहते हैं ना, सिंपल सी बात। धारा के मार्ग में अगर कोई अवरोध उत्पन्न करेगा, धारा के मार्ग में अगर कोई अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी कि धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग अवरोध उत्पन्न करने वाली, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को तो रेजिस्टेंस। अब जरा ध्यान से सुनो कि सर आपने कहा प्रतिरोध कहते हैं, मैं इसको लिखता कैसे हूँ, देखो आप लिखते हो आर बराबर एल अपॉन, आप यही तो लिखते हो, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल सेम कहानी किसकी है, रिएक्टेंस की है। रिलक्टेंस जो है आपके पास में जो है, रिलक्टेंस जो है प्यारे बच्चे, जो रिलक्टेंस है या फिर आपके पास में जो रेजिस्टेंस है, ध्यान रखो, रेजिस्टेंस का एनालॉगस या एनालॉगस, रेजिस्टेंस का एनालॉगस, अगर मैं आपसे कहूं कि रेजिस्टेंस का जो एनालॉगस है वो आपके पास में कौन है, रेजिस्टेंस होता है। रिलक्टेंस का एनालॉगस जो है वो क्या है, आप कहेंगे रिलक्टेंस होता है। अगर मैं आपसे कहूं ये क्या होता है, एनालॉगस, अगर मैं आपसे कहूं कि रेजिस्टेंस के एनालॉगस कौन है, रिलक्टेंस है, इसको हम आर से लिखते हैं और इसको लिखते हैं एस से। आपने लिखा कि सर आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, आपने ही तो लिखा कि सर आर बराबर, हमने लिखा रो एल अपॉन ए होता है। ठीक, आपने ही तो लिखा कि सर आर बराबर हम लोग लिखते हैं रो एल अपॉन ए होता है। और यदि आर बराबर हम देखें तो भी अपॉन आई भी होता है, वोल्टेज अपॉन करंट भी होता है, भी अपॉन आई, यानी कि आपके पास में ई एम एफ बटे करंट, ई एम एफ बटे करंट होता है, ई एम एफ बटे करंट, एफ बटे करंट होता है। ठीक, अब यहां पर भी हमें सेम कहानी समझना है। अगर मैं आपसे कहूं जिस तरीके से इसने आपके धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया, वैसे ही रिलक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, वैसे ही आपके पास में फ्लक्स को अपोज करने का काम करता है, उसको हम रिलक्टेंस कहते हैं, फ्लक्स को अपोज करने का काम जो करता है। अब फ्लक्स को अपोज करने का जो काम कर रहा है हम उसको रिलक्टेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास में इसको एस बराबर, मैं ये भी तो लिख सकता हूं, एस बराबर जहां पर रजिस्टिविटी है और जहां पर एल है, जैसे रजिस्टिविटी होती है सेम वही कंडीशन होती है आपके किसकी, जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी का मतलब होता है आपके पास में प्रतिरोधकता, और यहां पर आती है आपके पास में क्या आएगा, प्रतिरोधकता, यहां पर प्रतिरोधकता होता है, वहां पर यहां पर आती है परमेबिलिटी, तो ये आएगा 1/μ इंटू एल अपॉन ए। एस बराबर होता है
एल बाई म्यू ऑफ ए, ठीक, एल बाई म्यू ऑफ ए, ठीक। जैसे यहां पर आपने लिखा आर बराबर वी अपॉन आई, तो ऐसे ही सेम यहां पर एस बराबर हम लिख सकते हैं V का एनालॉगस, यानी कि ईएमएफ का एनालॉगस कौन होता है, एम एम एफ होता है, ठीक। और आपके पास में I का एनालॉगस क्या होता है, फाई ऑफ टी होता है, फाई होता है, ठीक। तो S बराबर एम एम एफ अपॉन एस भी लिख सकते हैं। बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। इसको याद, आप चाहो तो इसको और भी तोड़ दो, तो आप कहोगे एल अपॉन सर म्यू नॉट म्यू आर ऑफ ए, और इसको आप और तोड़ोगे तो क्या आएगा, एन आई अपॉन फाई। तो ये आपके पास में एनालॉग है। ये बताओ, ये रिलक्टेंस समझ में आया? रिलक्टेंस आया अच्छे से समझ में? रिलक्टेंस समझ में आया? बोलो, रिलक्टेंस समझ में आया सभी को? बोलो भाई, रिलक्टेंस सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई टेंशन तो नहीं है रिलक्टेंस की? बताइए, आ गया? आगे बढ़े। देखो, अगला टर्म है हमारे पास में फ्लक्स। अगला टर्म आता है फ्लक्स। यहां से अगला टर्म आता है फ्लक्स। देखो, फ्लक्स को कैसे समझेंगे, जरा ध्यान से सुनो। अब देखो, फ्लक्स की अगर हम बात करें, फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, फ्लक्स की अगर हम बात करें, बेटा तुम्हारा कमेंट केवल तुम्ही को दिखेगा और किसी को नहीं दिखता किसी का कमेंट, ठीक है? कोई भी करेगा कमेंट, केवल आपका कमेंट ही आपको दिखेगा। हमको सबके कमेंट होते, प्राइवेसी लगी होती है, ठीक। नहीं तो तुम कल के दिन आपस में बात करने लगोगे, आपको तो किसी के कमेंट थोड़ी दिखेंगे। यूनिट, रिलक्टेंस की यूनिट, यूनिट निकाल लो यहां से। आपके पास में जैसे इसकी यूनिट होती है आपके पास में ओम, ठीक, ऐसे ही इसकी यूनिट होती है आपके पास में, देखो, एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक बात है। अब आ जाओ, फ्लक्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं कि फ्लक्स बराबर हम लोग लिखते हैं फाई बराबर एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, होता है एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। तो यहां से एम एम एफ बराबर, ओहो, एम एम एफ बराबर क्या लिखेंगे, एम एम एफ बराबर हम यहां से क्या लिखेंगे, क्योंकि आपके पास में एम एम एफ बराबर आपके पास में क्या, फाई इंटू एस हो जाएगा, फाई इंटू एम एम एफ बराबर क्या हो जाएगा, फाई इंटू एस हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एम एम एफ, एम एम एफ बराबर क्या होगा, एम एम एफ बराबर क्या होगा आपके पास में, एम एम एफ बराबर क्या होगा आपके पास में। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास में मैं यहाँ पर फाइव बराबर लिख दिया मैंने, एस का मान क्या होता है, एस बराबर हमने अभी क्या लिखा, फाइव बराबर फाइव इंटू रिलक्टेंस का मान क्या लिखा मैंने अभी, एल अपॉन म्यू ऑफ ए,
एल अपॉन म्यू ऑफ ए, ये लिख सकता हूँ इसको। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं, जैसे मैंने एम एम एफ बराबर मैं सेपरेट कर रहा हूँ सबको अलग अलग। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइव अपॉन ए मैंने अलग कर दिया, इंटू एल अपॉन म्यू मैंने अलग कर दिया, एल अपॉन म्यू मैंने अलग कर दिया, तो मुझे बताओ फाइव बराबर क्या होता है आपके पास में, बी बराबर आपके पास में होता है, देखो यहाँ पर एक कहानी और है, बी बराबर क्या होगा, फाइव इंटू ए होता है ना, फाइव अपॉन ए होता है बी बराबर, फाइव बराबर, हाँ फाइव बराबर क्या होता है बी इंटू ए बराबर आपके पास में बी बराबर क्या आ जाएगा फाइव अपॉन ए, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एम एफ बराबर, अगर मैं कहूँ तो क्या है बी इंटू एल अपॉन म्यू। तो सवाल आते हैं यहाँ सबसे, समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपके पास में एक फार्मूला बन, देखो इन सबको इसमें ब्रैकेट में बंद करो, जो जो फार्मूला बनते जा रहा है। एक तो ये बेसिक फार्मूला था, ठीक, यहाँ से एक फार्मूला ये बना एम एम एफ का, ठीक है, एक फार्मूला यहाँ से ये बनाया, ये सब बेसिक फार्मूला। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि b बराबर, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, b बराबर क्या होता है म्यू ऑफ एच, b बराबर क्या होता है म्यू ऑफ एच होता है कि नहीं। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैं इसमें रख दूँ तो एम एम एफ बराबर, एम एम एफ बराबर आपके पास में क्या आएगा, b का मान कितना है म्यू ऑफ एच है, एल अपॉन, देखो म्यू से म्यू कट गया, म्यू से म्यू कट गया, आपके पास में यहाँ से एक नया फॉर्मूला आपको याद मिलेगा, एम एम एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे एच, याद रखेंगे एच इंटू, रखेंगे याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, एच इंटू, क्लियर है बोलो। अब यहाँ से आपके पास में एच इंटू एच अपॉन एल है ये, अगर मैं आपसे कहूँ इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँ, फाइनल मुझे फ्लक्स का एक फॉर्मूला मिलेगा, आई बराबर एम एम एफ बराबर आप क्या लिख सकते हो एच एल अपॉन एस। ये अक्सर मशीन में आपको अप्लाई करने के लिए देखने को मिलता है, बार बार भूल जाते हैं कि फॉर्मूला ओरिजिनल होता है। बताइए ये बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई भाई ये वाली बात समझ, ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ। फिर मैं सारी बातों को फिर से समझाता हूँ। अच्छा पैरामीटर क्या है, अरे नालायक आदमी, बिल्कुल नहीं पढ़े हो, कौन कौन से पैरामीटर पूछ रहे बताओ, एच क्या है। अच्छा देखो अभी मैं इसको समझ, अभी पूरी लिखवाता हूँ, परेशान मत हो, ये सब लिखा, देखो एक बार और समझ लो। देखो तुम जानते हो कि फाइव बराबर क्या होता है, तो आपने कहा एम एम एफ अपॉन एस होता है, जहां पर एम एम एफ का मतलब होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, अभी कुलदीप सब लिखवाता हूं, अपॉन रिलक्टेंस। अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एम एम एफ बराबर क्या आएगा फाइव इंटू एस, एस का फॉर्मूला हम पीछे से पढ़ के आए, क्या था एल अपॉन म्यू ऑफ ए, तो एम एम एफ का फॉर्मूला एक यहां से बना हमारे पास में फाइव इंटू एल अपॉन म्यू ऑफ ए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से फाइव अपॉन ए को अलग कर दूं और एल अपॉन म्यू को अलग कर दूं, तो मेरे पास में फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है फाइव बराबर बी इंटू ए, तो बी बराबर फाइव अपॉन ए आ जाएगा, तो फाइव अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बी, यानी कि एम एम एफ बराबर हो गया फ्लक्स डेंसिटी एल अपॉन म्यू। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बी बराबर होता है एक फॉर्मूला म्यू एच का, तो मुझे एक बात बताओ बी की जगह क्या लिख दूँ म्यू एच लिख दूँ, तो आपके पास में म्यू से म्यू कट गया, ये क्या बचा एच इंटू एल,
और आपके पास में क्या बचा, H इंटू एल, यानी कि एमएमएफ बराबर होता है H इंटू एल, जहां पर H जो होती है वो होती है इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, B होती है डेंसिटी, ठीक। H इंटू एल, आपके पास में इस H इन एमएमएफ को अगर मैं उठा के यहाँ रखूं, क्योंकि एमएमएफ बराबर H इंटू एल है, अगर मैं उठा के यहाँ रखूं तो आपके पास में फाई बराबर क्या हो जाएगा, H इंटू एल अपॉन एस। तो आपके पास में फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला मिला आपके पास में, H इंटू एल अपॉन रिलक्टेंस, ठीक। अब देखो जो 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 पूछ रहे थे क्या क्या है, जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट ले लिया, मैग्नेटिक सर्किट ले लिया। अब जो जो पूछ रहे थे क्या क्या पैरामीटर कौन कौन से हैं, देखो मैंने एक मैग्नेटिक सर्किट लिया, अब जरा ध्यान से सुनिए पूरी बातों को। यहां से तुमने कोई करंट दिया आई, यहां से तुमने कोई करंट भेजा आई, इस आई के कारण इसमें क्या हुआ, फ्लक्स आया। यहां से तुम क्या भेजोगे, फाइव। अब जरा ध्यान से सुनना पूरी बात है मेरी, पूरी बातें जरा ध्यान से सुनना। जो तुमने यहाँ पर एल लिया है ये होती है मीन लेंथ, क्या होती है, मीन लेंथ। एल जो होती है, एल होती है आपके पास में मीन लेंथ। एल जो तुमने यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अलग अलग बातें लिख दूं। आप ये तो जानते हो कि फाई है फ्लक्स, ठीक है। आपके पास में इसका मात्रक होता है वेबर। कुलदीप देखो अब इधर, आपके पास में अगर हम बात करें एमएमएफ, एमएमएफ होता है आपके पास में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोटिव, ठीक है। इसका मात्रक होता है आपके पास में एम्पियर, और क्या लिखोगे, एम में बराबर एन इंटू आई आता है, क्या आता है, एन इंटू आई, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न, ठीक है। फिर अगला कौन सा है, एस, एस होता है बच्चा रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, ठीक है। आपके पास में अगला क्या है, बी, बी होता है आपके पास में फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी। अगला आता है बच्चा पार्टी आपके पास में एच, एच होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिए। अब मैं इस एच और एल की बात कर रहा हूं, मैं इस एल की और आपके पास में इसकी बात कर रहा हूं, ए की, ठीक। अगर मैं बात करूं जो एल होता है वो आपके पास में क्या है, मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स होती है। मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स का मतलब है कि आपके पास में फ्लक्स कहां कहां से गुजर रहा है, वो आपके पास में ये होती है मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स, मीन लेंथ ऑफ, एल जो होता है वो हमेशा याद रखेंगे मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स होता है। लेंथ ऑफ, एल जो होता है वो मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स होता है, क्या होता है, मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स होता है, क्या होता है, मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स होता है।
एल जो होता है वो होता है मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स। बताइए, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। अरे बोलोगे यार, समझ आया कि नहीं आया भाई? चलो एनालॉजी पढ़ लो अब बात करते हैं एनालॉजी की। कौन किसके एनालॉगस? एनालॉजी की अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पर एनालॉजी की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एनालॉजी की बात करता हूँ, तो आपके पास में एनालॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में एक तो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और एक होता है आपके पास, जरा ध्यान से सुनिएगा, एनालॉजी की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास में एक होता है मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। मैग्नेटिक, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक सर्किट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरा होता है, चलिए एनालॉजी को वन बाय वन हम लिखते हैं। एक है मैग्नेटिक सर्किट और एक है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर मैग्नेटिक सर्किट में फाई ऑफ टी होता है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में वही आपके पास में करंट के एनालॉगस आई ऑफ टी। ठीक है, अगर आपके पास में म्यू, यहाँ पर म्यू परमेबिलिटी होती है, तो यहाँ पर आपके पास में जो परमेबिलिटी है, यहाँ पर वो आपके पास में क्या होती है, आपके पास में कंडक्टें सॉरी आपके पास में इंडक्टिव क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी होती है। जैसे आपके पास में यहाँ परमेबिलिटी होती है, वैसे ही आपके पास में कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी वन अपॉन रजिस्टिविटी के आपके पास में व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे यहाँ परमेबिलिटी वैसे यहाँ पर क्या कंडक्टिविटी होती है। ठीक, आर जैसे यहाँ पर एस रिलक्टेंस होता है, वैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस आर होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे यहाँ पर परमेंस होता है ना, परमेंस, यहाँ पर एक परमेंस होता है, जैसे यहाँ पर परमेंस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो कंडक्टेंस जी होता है, और जी जो होता है वो वन अपॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लक्स डेंसिटी होती है बी, बी जैसे आपके पास में होता है फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी वैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है जे, जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी।
क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। चलो, जल्दी जल्दी बताइए, ये बात समझ आ गई इतनी? ये बात इतनी समझ आ रही है कि नहीं, मुझे ये बताओ, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आप लोगों को? इतनी बात तो समझ आ रही होगी मेरे भाई, इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी। चलो, अब चलते हैं आपके पास में फ्लक्स डेंसिटी के पास। थोड़ा सा इसको भी समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको भी समझाता हूँ, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम बात करें, फ्लक्स डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, देखो फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम बात करें कि फ्लक्स डेंसिटी क्या है, नहीं मैग्नेटिक सर्किट की क्यों कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है कंडक्टिविटी, नालायक। ये ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है कंडक्टिविटी। इसको बोलते हैं चालकता। ये होती है परमिएबिलिटी। ये होती है परमेबिलिटी, एक होती है आपके पास में चालकता। फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं, अगर हम बात करें फ्लक्स डेंसिटी की, तो देखो सबसे पहले एनालॉजी के बारे में भी बात कर लो। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये फ्लक्स डेंसिटी है, अगर ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी जो है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम बात, तो फ्लक्स डेंसिटी आपके पास में, फ्लक्स डेंसिटी, अगर आपके पास में फ्लक्स डेंसिटी है, आपके पास में एक होती है करंट डेंसिटी। एक है फ्लक्स डेंसिटी और एक है करंट डेंसिटी। आपके पास में अगर फ्लक्स डेंसिटी की बात करें, तो बी बराबर होता है फाई अपॉन ए। बी बराबर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर, ठीक। एक होती है करंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं हम जे। जे बराबर होता है आई अपॉन ए। जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन, जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ये इसके एनालॉगस होती है। इसके क्या होती है, एनालॉगस।
अब जरा ध्यान से सुनो, ठीक बात है, आ जाओ जरा। अगर मैं यहाँ से एक संबंध निकालूं कि आप एक यहाँ से संबंध निकालते हो कि b बराबर होता है फाइव अपॉन ए, है ना, फाइव अपॉन ए, तो फाइव बराबर क्या होगा, बी ए। देखो ये कब के लिए सही है और कब के लिए एप्लीकेबल होता है, b बराबर फाइव अपॉन फाइव इंटू ए। देखो b बराबर फाइव इंटू ए कब के लिए एप्लीकेबल है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं b बराबर फाइव अपॉन बी बराबर फाइव इंटू ए, यह रिलेशन केवल बी एच कर्व के लीनियर रीजन के लिए सत्य होती है। ये जो है आपके पास में यह संबंध केवल बी एच कर्व, यह संबंध केवल बी एच कर्व के, यह संबंध केवल बी एच कर्व के लीनियर यानी कि रेखीय रेखीय रीजन, ऐसे लीनियर रीजन लिख लीजिए। लीनियर रीजन के लिए क्या है, सत्य है। लीनियर रीजन के लिए क्या है, सत्य है। ठीक, इतनी बात याद रखिए। अब देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। संबंध तो हमें पता चल गया ये है, तो मुझे एक बात बताओ जरा, यहाँ से हम चीज़ों को और बढ़ाते हैं आगे। तुमने लिखा कि सर b बराबर मेरे पास होता है फाइव अपॉन ए, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से b बराबर क्या लिखोगे, b बराबर लिखोगे एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, फाइव बराबर यही तो लिखोगे इंटू ए, ठीक होगा। फाइव बराबर तो अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि क्या क्या है। लिख देते हैं भैया, नहीं तो आधे से ज़्यादा तो महामूर्ख आदमी है। फाइव बराबर होता है एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, मेरे एम एफ अपॉन रिलक्टेंस होता है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, तुम ये भी जानते हो कि मेरे पास में एम एफ बराबर एन आई होता है, एन आई होता है। एम एफ बराबर क्या होता है, एन आई होता है। एम एफ बराबर एन आई होता है। और आपके पास में अगर मैं आपसे कहूँ एस बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे एस बराबर होता है एल अपॉन म्यू ए, एल अपॉन म्यू ऑफ ए। एल बराबर क्या होता है, म्यू अपॉन, एस बराबर एल अपॉन म्यू अपॉन ए। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में बी बराबर, अगर मैं आपसे कहूं कि बी बराबर मैं आपसे कहूं कि एम एम एफ का मान कितना होता है, एन आई बटे एस अपॉन ए का मतलब क्या है, एल ऑफ म्यू ऑफ ए, यही होगा, टू एस, यही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एस क्यों, ए आएगा ना, ए आएगा, क्या आएगा, ए। अब यहाँ ए से ए कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए से ए कट गया तो ये म्यू ऊपर पहुंचेगा, तो बी के लिए एक नया फॉर्मूला ईजाद होगा, बी के लिए एक नया फॉर्मूला ईजाद होगा, एन आई अपॉन एल। बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, एन आई अपॉन एल इंटू म्यू, यही तो मिलेगा, एन आई अपॉन एल इंटू म्यू। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में यहाँ से, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से एन आई अपॉन एल जो होता है वो होता है एच के बराबर, अगर आपको याद हो पीछे की क्लास में मैंने ये बताया था, तो आपके पास में बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है म्यू इंटू एच, क्या आ गया, फ्लक्स डेंसिटी का। अगर किसी को कोई बात समझ ना आई तो पूछ लो। चलिए, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो भाई, फटाफट पूछ लो। अगर कोई बात समझ नहीं है तो फटाफट पूछ लो। चलो जी, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब कहाँ चलते हैं, आगे की तरफ।
अब इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, एक कहानी समझते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक होता है मैग्नेटिक सर्किट। अब देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या अंतर होता है, सारे अंतर्स को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आह, देखो दरअसल मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, वैसे तो हमने मैक्सिमम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, कुछ चीज़ें ये बताओ। अरे ये सर्किट है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके पास में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट हो गया है, लेकिन आप यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताने चाह रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप कहोगे तो नहीं बताएंगे, वैसे जरूरी है। देखो जिस तरीके से यहाँ पर हम पहला लिखते हैं ओम्स लॉ, अरे पढ़ा है कि नहीं, OHMS, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को आप क्या लिखते हो, ओम्स लॉ बराबर आप क्या लिखते हो, ओम्स लॉ को लिखते हो कि सर V बराबर होता है IR के, ये तो लिखते हो। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा आपके पास में होता है KVL, दूसरा होता है आपके पास में KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको आप क्या लिखते हो, जिसको आप लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0 के। ठीक, दूसरा आपके पास में है KCL, तीसरा है आपके सॉरी KCL की अगर हम बात करें, KCL की अगर हम बात करें तो KCL बराबर आपके पास में क्या आएगा, KCL बराबर आपके पास में क्या आएगा, KCL बराबर आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में KCL क्या कहता है कि आपके पास में समेशन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट, समेशन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू, यही कहता है KCL।
अगर हम बात करें सीरीज ऑपरेशन क्या होता है, सीरीज ऑपरेशन की अगर हम बात करें, चौथा सीरीज ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन की बात करें, जब करंट का मान सेम होता है तो सभी रेजिस्टेंस आपस में कैसे जुड़ेंगे? आप आर इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे? आर इक्विवेलेंट को लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, कहां तक? R ऑफ N तक। ठीक, आई इसमें कैसी होती है? तो आप कहेंगे सेम, क्या होती है? सेम। पांचवा, अगर हम पैरेलल ऑपरेशन की बात करें पांचवा अगर हम पैरेलल ऑपरेशन की बात करें, पैरेलल ऑपरेशन की अगर हम बात करता हूं, तो इसमें 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस आपके पास में 1/R ऑफ N, ये निकालते हो। अब अगर मैं आपसे कहूं यहां पर ओम्स लॉ बराबर होता है V बराबर IR, केवीएल आपके पास में समेशन ऑफ वोल्टेज प्लस करंट आपके पास में 0 के होगा, तो ये होते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आपके पास में सिमिलरली यही रूल आपके पास में उसमें भी लगने वाले हैं। जैसे आपने लिखा ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ देखो आपके पास में जो ओम्स लॉ यहां होता है वो भी ओम्स लॉ यहां भी होता है, बस आपके पैरामीटर बदल जाते हैं। देखो मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ क्या होगा? MMF। अब क्या लिखोगे? ई आपके पास में ईएमएफ की जगह क्या लिखोगे? MMF। करंट की जगह क्या लिखोगे? करंट की जगह क्या लिखोगे? फ्लक्स। और रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखोगे? रिलक्टेंस लिखोगे, यही तो आएगा। ये आपके पास में मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिक सर्किट का केवीएल क्या होगा, तो मैग्नेटिक सर्किट का केवीएल क्या होगा भैया जी? मैग्नेटिक सर्किट का केवीएल होता है जिस तरीके से समेशन ऑफ वोल्टेज, और यहां पर ड्रॉप तो होता नहीं, लीकेज फ्लक्स होता है। आपके पास में अगर हम बात करें तो ये क्या लिखोगे? समेशन ऑफ MMF, यही तो होगा भाई। वोल्टेज के बराबर क्या होगा भाई? वोल्टेज के बराबर ईएमएफ है, तो ईएमएफ के बराबर क्या होगा? एमएमएफ, क्या होगा? 0। जिस तरीके से केसीएल इसमें है समेशन ऑफ करंट 0, ऐसे ही इसमें इसका केसीएल होगा कि समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज 0। जैसे यहां सीरीज ऑपरेशन किया, यहां भी सीरीज ऑपरेशन होगा, यहां पर भी सीरीज ऑपरेशन होगा। सीरीज ऑपरेशन में जैसे आपने यहां रेजिस्टेंस का ऑपरेशन किया, वहां क्या किसका होगा? रिलक्टेंस का होगा। यहां क्या होगा? रिलक्टेंस का होगा। भाई यहां पर आप किसका ऑपरेशन करोगे? ये हो गया पहला नियम ओम्स लॉ, दूसरा केसीएल केवीएल, तीसरा, चौथा सीरीज ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? रिलक्टेंस। क्या होगा? रिलक्टेंस, जिसको हम एस से बोलते हैं। क्या होगा? रिलक्टेंस एस से। अगर मैं आपसे कहूं कि एस से बोलेंगे तो एस इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? एस इक्विवेलेंट इसमें भी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस आपके पास में सो ऑन प्लस SN तक, SN। ठीक, जिसमें आपके पास में आई क्या है, इसमें फाई क्या होगा? सेम होगा। यहां पर हम पैरेलल की बात करते हैं, पांचवा पैरेलल ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पैरेलल ऑपरेशन में क्या होगा जी? आपके पास में इसमें हो जाएगा 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 प्लस 1/S ऑफ। आपके पास में क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? इसमें MMF, सॉरी, इसमें फाई कैसा होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो ये सिमिलरिटी होती है हमारे नियमों में। ठीक, जो सर्किट में यहाँ लगेंगे वही नियम आपको यहाँ लगेंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई मेरी? आई कि नहीं बात समझ? आ गई होगी बात समझ। चलिए, ये था। अब इसमें क्या बच रहा है आपका? मुझे लगता है कल इसका ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे सारे।
इसमें कुछ भी नहीं बचता, छोटी छोटी चीज़ें और बचती हैं जिनको मुझे लेंज लॉ वगैरह और पढ़ाना है। बाकी सीधा ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे अपन लोग, सीधा क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। सीधा हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे होंगे, ट्रांसफार्मर ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? किसी को अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकता है, बाकी फिर आगे की बातें हम लोग करते हैं रात में 8 बजे। थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया।